वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3। टोटल लेक्चर की बात करो तो टोटल लेक्चर है हमारा 37। कितना? 37 बोले तो 37। यानी कि आज हमारा 37वां लेक्चर है। बात करें, टॉपिक है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। कौन सा? पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम सरफेस टेंशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का जो सेशन है उसमें पढ़ेंगे हम सरफेस एनर्जी। बात करें तो पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा होती क्या है? इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद सेशन, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, नोटिफिकेशन या इस क्लास की पीडीएफ के लिए या फिर नोट्स के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए अगर तुम्हें मटेरियल चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो काव्या इंस्टीट्यूट के नाम से है। जैसे ही तुम टेलीग्राम चैनल ऐप ओपन करोगे, उसके बाद एक सर्च का आइकन होता है। सर्च के आइकन पे जैसे ही तुम सर्च करोगे, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर दीजिएगा। जहां पर क्लास की इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना और क्लास के जितने भी नोट्स, पीडीएफ और जानकारी सारी जो आती हैं वो आती हैं टेलीग्राम चैनल पे। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा। क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा होती क्या है? मेन टॉपिक, पृष्ठीय ऊर्जा होती क्या है? सरफेस एनर्जी होती क्या है? सरफेस एनर्जी को समझने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका है। मान मेरे लाल, घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम, बोले तो शादी विवाह या कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, उसमें डीजे लगा है। अब डीजे पे मान तेरा दोस्त डांस कर रहा है। जैसे ही डांस वो कर रहा है, तू दौड़ा दौड़ा वहां पे गया, राइट, गया। लेकिन तेरे को नाचना नहीं आता, यानी कि डांस नहीं आता। लेकिन तेरा दोस्त डांस कर रहा है, उसकी नजर तेरे पे पड़ी, कहता है आजा भाई आजा। ना भाई ना, मेरे को डांस नहीं आता। लेकिन वहीं पर 2-4 दोस्त इकट्ठे होकर आए और तुझको उठा के ले गए। बोले तो बुला के नहीं, उठा के ले गए। उठा के ले जाने के बाद वहां पे पटक दिया, उतारेंगे नहीं, पटक दिया। बोले तो टाटा फिश, बोले तो उसकी हो गई टाटा फिश। अब समझने के लिए जो पृष्ठीय ऊर्जा होती क्या है, देख, ये कोई ड्रॉप है, बोले तो कोई ना बूंद है। क्या है? बूंद है। बूंद के अंदर एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स है। बूंद के अंदर एक मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन पृष्ठीय ऊर्जा कहती है, मान ले कि ड्रॉप के अंदर, यानी कि ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को मैं इस सरफेस पे लाना चाहता हूं। मैं कहता हूं, अगर इस मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे लाऊंगा तो जो अन्य अतिरिक्त जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। बोले तो खिंचाव उत्पन्न करेंगे कि ना भाई मत जा, आजा वापस। तो यानी कि वो अपनी ओर खिंचाव उत्पन्न, यानी कि खिंचाव जनरेट करेंगे। बोलो तो एक टेंशन उत्पन्न करेंगे। जब वो अपनी ओर खिंचाव उत्पन्न करेंगे, मॉलिक्यूल्स के जो बीच की डिस्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वहां पर कोहेसिव फोर्स क्या होगा? कोहेसिव फोर्स कम होगा। अब देख, मैं यहां से इस मॉलिक्यूल्स को यहां तक ला रहा हूं, यानी कि एक बोलो तो एक कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध में
एक कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध में खींच रहा हूं, जब कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध में यहां से यहां तक लाऊंगा तो मेरे लाल कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात है, किसी द्रव, किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को द्रव के अंदर से सतह पर लाने में, अंतराण्विक बल के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या है? सरफेस एनर्जी है। क्या है? सरफेस एनर्जी है। मान निकलने के लिए निकले द्रव के अंदर उसके अणु को सतह तक अंतराण्विक बल के विरुद्ध किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। क्या? पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। अब देख, बताया था द्रव के किसी एक मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर से सतह तक लाने में, यानी कि कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध बोलो तो कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, और ससंजक बल किसका टाइप से है? अंतराण्विक बल का। तो अंतराण्विक बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी बोलो तो पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। अब देख मेरे लाल, यहां पर लिख रहा है कि ये जो ड्रॉप है उसकी सरफेस एनर्जी मैक्सिमम है, और ये भी एक ड्रॉप है, इसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम है, बोलो तो कम है, और इसकी ज्यादा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? पहले मैं एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको जब सरफेस टेंशन की जो वर्किंग डेफिनेशन पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी? यूनिट एरिया पर किसी एक अणु को द्रव के अंदर से सतह तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। जो इसकी वर्किंग डेफिनेशन थी। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर मैं यहां से W बराबर निकालूं तो T इंटू ए को मैं डेल ए लिख रहा हूं, यही होती है पृष्ठीय ऊर्जा। W बराबर T इंटू डेल ए क्या होती है? सरफेस एनर्जी। अब देख मेरे लाल, यहां से एक कंसेप्ट बन रहा है कि अगर ये सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, तो मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, बोले तो नियत रख दूं, तो जो सरफेस टेंशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब सरफेस टेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर बचा क्या कि जो सरफेस एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एरिया के। कहने का मतलब ये कह सकता हूं कि अगर सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मेरी जो सरफेस एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो ऊर्जा है, हमारी जो सरफेस ऊर्जा है, सरफेस एनर्जी है, वो प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं अगर मेरा एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, तो मेरी जो सरफेस एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। दोनों क्वेश्चन पूछता है कि अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया कम है
तो सरफेस एनर्जी भी कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यानी कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, यानी कि समानुपाती होती है एरिया के। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, एरिया को घटाएंगे तो सरफेस एनर्जी भी घटेगी। ये यहां से कंसेप्ट बनता है। अब एक नोट पॉइंट और बनता है, एक नोट पॉइंट और बनता है। कभी कभी ना पृष्ठीय ऊर्जा की डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी कभी पृष्ठीय ऊर्जा की डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है। तो निकले ना कि जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है, पृष्ठीय ऊर्जा की विमा पृष्ठ तनाव के बराबर होती है, पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। कितनी होती है पृष्ठ तनाव की? m1 t की पावर -2, m1 t की पावर -2, या फिर कह सकते हैं m1 L0 t की पावर -2। क्लियर? ये है तुम्हारी सरफेस एनर्जी। क्या है? सरफेस एनर्जी। एक बार रिपीट कर लिएगा, किसी द्रव के अंदर उसके अणु को सतह तक लाने में अंतराण्विक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। हमने एक सरफेस टेंशन की वर्किंग डेफिनेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, T बराबर W/A, T बराबर W/A, यानी कि यूनिट एरिया पर किसी द्रव के अणु को सतह तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। अब मैं यहां से W बराबर निकालूं तो W बराबर T इंटू डेल है। ये क्या होता है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में अगर सरफेस टेंशन को मैं कांस्टेंट करना चाहूं तो मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, देन मुझे रिजल्ट मिला कि जो सरफेस टेंशन है वो भी कांस्टेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब रिलेशन मिला कि सरफेस एनर्जी किसके समानुपाती है? सरफेस एरिया के। कहने का मतलब ये है, अगर मेरा एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल। अगर एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। अगला क्वेश्चन है कि सरफेस एनर्जी की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है सरफेस टेंशन के डायमेंशन फॉर्मूला के। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता कितना है? तो m1 t की पावर -2 या फिर m1 L0 t की पावर -2। क्लियर? क्लियर। ये है सरफेस एनर्जी, ये है सरफेस एनर्जी। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है किसी बूंद के कारण, किसी बूंद के कारण या फिर साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य। किसी बूंद के कारण या फिर साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य। अब देखो, इसको मैं हटाता हूं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है किसी बूंद के कारण या फिर साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है किसी बूंद के कारण, किसी बूंद के कारण, बूंद के कारण यानी कि हमारा जो ड्रॉप है उसके कारण या साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब पढ़ेंगे हम किसी ड्रॉप और किसी ड्रॉप के कारण यानी कि बूंद के कारण किया गया कार्य और बुलबुले के कारण भी किया गया कार्य, वो भी एक सोप बुलबुला बोले तो साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य कितना होगा। अब देखो मेरे लाल, मैं सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं किसी बूंद के कारण किया गया कार्य। किसी बूंद बोलूं तो ड्रॉप, बूंद बोलूं तो ड्रॉप के कारण
कारण किया गया कार्य। अब देखो, ड्रॉप के कारण मुझे निकालना है कार्य। अब देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक ड्रॉप है, बोलो तो इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। मैं यहां से इसकी एक बात मान रहा हूं कि इसका ये सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, और सेंटर से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, बोलो तो त्रिज्या कहलाती है। अगर यह त्रिज्या है, मैंने मान ली इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, मैंने मान ली इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब मुझे निकालना क्या है, किसी ड्रॉप के कारण, किसी बूंद के कारण किया गया कार्य का फॉर्मूला निकालना है, जो फॉर्मूला निकलेगा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जहां से न्यूमेरिकल पोर्शन पूछता है एग्जाम में, वो फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। अब देखो, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं तुमसे यह कहना चाहूं ये ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, बोले तो पानी यानी कि वाटर भरा हुआ है, तो मैं यहां से एक चीज बताइए, मैं यहां से अगर फ्री सरफेस पूछना चाहूं, फ्री सरफेस कितनी होगी, यहाँ पर फ्री सरफेस बोलो तो एक होगी, कैसे होगी, मान फ्री सरफेस कहने का मतलब है ये जो ड्रॉप है उसके अंदर तो लिक्विड यानी कि वाटर भरा हुआ है। जब उसके अंदर वाटर भरा है तो इसके जो अंदर वाला जो सरफेस है वो तो वाटर से कवर हो गया, लेकिन इसके जो बाहर वाला सरफेस है मेरे लाल, उस पे कोई वाटर नहीं है, उस पे कोई पानी नहीं है, बोले तो उस पे कोई लिक्विड नहीं है। जब उस पे लिक्विड नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फ्री सरफेस कितनी है, एक है। फ्री सरफेस कितनी है, एक है। अच्छा, सबसे पहली बात, फ्री सरफेस कितनी है, फ्री सरफेस बोलो तो एक है, क्लियर, डन। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ा के आया हूं अभी कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो T इंटू डेल ए होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, ये क्या है, एरिया, ये क्या है सरफेस टेंशन, और ये क्या है सरफेस एनर्जी, ये क्या है एरिया। लिखना चाहो, डेल ए बराबर क्या है, एरिया, वो भी यहाँ पर एरिया किसका काम में लेंगे, ड्रॉप का, अच्छा, नंबर 2, टी क्या है, टी है हमारा सरफेस टेंशन, और जो डब्लू क्या है, डब्लू है हमारा सरफेस एनर्जी, क्या है, सरफेस एनर्जी। अच्छा, हमें निकालना है ड्रॉप के कारण किया गया कार्य, डब्लू यानी कि डब्लू बराबर टी इंटू एरिया किसका लेना है, ड्रॉप का, बोलो तो इस ड्रॉप का, इस बूंद का, बूंद क्या है, गोल है, बोलो तो एक गोल का यानी कि एक गोला का एरिया कितना होता है, लिख लेना, एरिया ऑफ सर्कल या फिर गोला यानी कि गोले का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। वो कितना होता है, 4πr²। अब देख मेरे ला, एरिया की जगह 4πr², इतना क्लियर। लेकिन मुझे यहाँ पर मल्टीपल करना था किसका, फ्री सरफेस का। कितना, फ्री सरफेस का, फ्री सरफेस कितनी है, एक, मल्टीप्लाई एक का करूंगा उतना ही रहेगा। तो जो मेरा फॉर्मूला निकला वो W बराबर T इंटू 4πr², यही वो फॉर्मूला है मेरे लाल। अगर फ्री सरफेस एक होगी तो ड्रॉप के कारण किया गया कार्य का फॉर्मूला W बराबर T इंटू 4πr²। सरफेस कितनी दी होगी, फ्री सरफेस एक, और तुमसे पूछ ले कि ड्रॉप के कारण फ्री सरफेस जब एक है तो किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर T इंटू 4πr²। क्लियर। अब देखो, ड्रॉप के कारण क्लियर हो गया। अच्छा,
मैं अगला था इसमें क्या, साबुन के बुलबुले के कारण। किसके कारण, साबुन के बुलबुले के कारण। अच्छा देखते हैं, साबुन के बुलबुले के कारण, साबुन के बुलबुले के कारण, बुलबुले के कारण, बबल के कारण। किसके कारण, बबल के कारण, सोप बबल के कारण। अच्छा मान मेरे लाल ये एक सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अच्छा अब मुझे इसके कारण क्या निकालना है, कार्य निकालना है। सोप बबल यानी कि साबुन का बुलबुला। तुमने देखा होगा जब कपड़े धोते होंगे तो साबुन के बुलबुले का बुलबुला बन जाता है, हाथ पे रख के उसे फूंक मारना, तुम्हें पता चल जाएगा उसके अंदर भी एयर होती है और उसके बाहर भी एयर होती है। बोलो तो उसके अंदर वाटर नहीं होता है। जब वाटर नहीं होता है, ना उसके अंदर वाटर होता है, ना उसके बाहर वाटर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं, फ्री सरफेस की बात करूं, एक फ्री सरफेस ये है और एक फ्री सरफेस मेरा ये वाला है, अंदर वाला, अंदर वाला। तो फ्री सरफेस की संख्या जो हुई वो हुई मेरी 2, वो हुई मेरी 2। सोप बबल में फ्री सरफेस कितने होते हैं, 2। निकालना क्या है, वर्क। वर्क यानी कि सरफेस एनर्जी बराबर होता है टी इंटू डेल है, टी इंटू डेल है। डब्ल्यू बराबर टी सरफेस एरिया, बोलो तो एक गोले का एरिया, गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई फ्री सरफेस, फ्री सरफेस कितना है 2। क्लियर। डब्ल्यू बराबर टी इंटू 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर। मेरे लाल यही होता है सोप बबल के कारण, सोप बबल के कारण किया गया कार्य, सोप बबल के कारण किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। और लेकिन ड्रॉप के कारण जो कार्य किया जाता है, जब फ्री सरफेस एक होती है ड्रॉप में और उसके द्वारा किया गया कार्य होता है डब्ल्यू बराबर टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर बात करें साबुन के बुलबुले की, तो वहां पर जो हमारी फ्री सरफेस होती है वो 2 होती है। जब फ्री सरफेस 2 होगी तो मल्टीप्लाई 2 होगा, तो हमारा डब्ल्यू बराबर निकला टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। बोलूं तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो एकदम इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन पूछता है तुमसे, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य या ड्रॉप के कारण किया गया कार्य। तो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार नोट करो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी हमने बूंद के कारण और बुलबुले के कारण पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे किसी द्रव की बूंद के कारण या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के कारण किया गया कार्य। अब रेडियस में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, त्रिज्या में वृद्धि करेंगे। अब देखो मेरे लाल, क्लियर। अब रेडियस में वृद्धि करके देखते हैं कितना कार्य निकलेगा। किसी द्रव की बूंद या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के कारण किया गया कार्य। अब रेडियस में वृद्धि करके देखते हैं। कुछ नहीं, पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। अभी देखना, पूरा जो पीछे पढ़ के आए हैं उसका पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। सबसे पहले बूंद के कारण निकालेंगे, सबसे पहले बूंद के कारण निकालेंगे। बोलो तो ड्रॉप के कारण निकालेंगे। जी हाँ बिल्कुल, पीछे हमने एक ड्रॉप मानी थी, जो ड्रॉप थी उसकी रेडियस थी आर, लेकिन हमें यहाँ पर रेडियस में वृद्धि के कारण निकालना है। मान लो ये ड्रॉप है, इसका जो रेडियस है
ये ड्रॉप मुझे थोड़ी सी बड़ी माननी पड़ेगी। ये जो ड्रॉप है उसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल r2 होगा। इसकी मान लो मैंने स्मॉल r1 निकाल ली। जी हाँ बिल्कुल, हमें रेडियस में वृद्धि के कारण क्या निकालना है, कार्य निकालना है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ड्रॉप के कारण इसमें अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं ड्रॉप में, तो फ्री सरफेस कितनी होती है, फ्री सरफेस होती है मेरी एक। कितनी, एक। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात फ्री सरफेस, फ्री सरफेस कितनी होती है, एक। कितनी होती है, एक, बिल्कुल। अब एनर्जी बराबर होता है टी इंटू डेल है, टी इंटू डेल है। डब्लू बराबर टी इंटू सरफेस एरिया किसका, बूंद, बूंद बोलो तो ड्रॉप, ड्रॉप बोलो तो एक गोला, गोला का जो एरिया होता है 4πr², 4πr²। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई सरफेस, फ्री सरफेस से करूंगा एक से तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं त्रिज्या की वृद्धि के कारण निकाल रहा हूं तो मेरे लाल मैं यहाँ पे r² नहीं रखूंगा, क्योंकि r की जगह इसकी जो त्रिज्या है वो r1 है, इसकी त्रिज्या है वो r2 है। बोलो तो ज्यादा किसकी है, r2, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये होगा इसका फॉर्मूला, ये होगा इसका फॉर्मूला। बूंद के कारण, बूंद की त्रिज्या में वृद्धि के कारण किया गया कार्य का फॉर्मूला कुछ नहीं है, पूरा कॉपी पेस्ट है, बस r² चेंज होता है, जो कि दोनों बुलबुले की रेडियस होती है। दोनों बुलबुलों में से जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसमें से उसको छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करके ये फॉर्मूला निकल आया। अगर मैं बात करूं यहीं पर, मैं अगर बात करूं नंबर 2 की, साबुन के बुलबुले के कारण किया गया कार्य, साबुन के बुलबुले, बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के कारण किया गया कार्य। अब देखो, साबुन का बुलबुला मान लो एक बुलबुला ये है, एक बुलबुला ये है, बुलबुले में अंदर ना पानी होता है ना बाहर होता है, तो एक बुलबुला ये है जिसकी त्रिज्या r1 है, एक बुलबुला ये है जिसकी त्रिज्या r2 है, जिसकी त्रिज्या r2 है। बात करूं जो बुलबुले में जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर फ्री सरफेस 2 होते हैं तो W बराबर टी इंटू डेल ए होता है, तो W बराबर टी इंटू गोले का एरिया 4πr², लेकिन फ्री सरफेस 2 है, मल्टीप्लाई 2, और r² की जगह मैं क्या रखूंगा, r2² माइनस के r1²। क्लियर, W बराबर टी इंटू 8πr² माइनस के r1², ये होता है सोप बबल के कारण जब उसकी रेडियस में वृद्धि कर दी जाए, रेडियस में इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसके द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला। एक बार क्लियर हो गए होंगे दोनों फॉर्मूले, एक बार नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तब तक पानी पी लूं, उसके बाद आगे चलता हूं। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके आगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लियर हो गया होगा आपको, डन। अब देखो आगे हम बूंद को तोड़ना सीखेंगे, बूंद को तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले बूंद को विभक्त करना सीखेंगे कि बूंद को किस प्रकार से तोड़ते हैं, किस प्रकार से छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाते हैं और किस प्रकार से बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाते हैं। अब देखो टॉपिक है बूंद, बूंद बोलो तो ड्रॉप को विभक्त करना, यानी कि बांटना, विभक्त करना। अब देख मेरे लाल, बूंद को विभक्त करना सिखाना है। सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है बड़ी बूंद, बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में बांटना, छोटी छोटी बूंदों में बांटना।
बूंदों में बांटना। अब देख मेरा, मान ले बड़ी बूंद एक ये है, बड़ी बूंद एक ये है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर। इस बड़ी बूंद को मुझे छोटी छोटी बूंदों में बांटना है, मुझे छोटी छोटी बूंदों में क्या करना है, बांटना है। क्लियर, बांटना है। अच्छा बोलो तो ये जो बड़ी बूंद है वे बूंद नहीं है, एक बूंदा है। क्या है, बूंदा है। बोलो तो एक लड्डू है बड़ा, और उस लड्डू को मुझे उसकी जो छोटी छोटी बूंदी होती है उसमें बांटना है। लड्डू को एक छोटी छोटी बूंदी में बांटना है। उसी का कंसेप्ट है कि एक बड़ी बूंद को मुझे छोटी छोटी बूंदों में बांटना है। किसमें बांटना है, बूंदों में बांटना है। तो जो मेरी बड़ी बूंद है, बोलू तो बड़ा वाला जो बूंदा है लड्डू है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो मान ले एक एग्जांपल के साथ लेता हूं, इसका जो एरिया होगा वो ए वाला एरिया होगा, वो ए वाला एरिया होगा। बोलो तो इसका एरिया यही वाला होगा। अगर मैं इसी की बात करूं कि इसके अंदर जो अनेक छोटी छोटी बूंदें भरी हुई हैं, बूंदें भरी हुई हैं इसके अंदर अंदर, यानी कि इतनी सारी बूंद भरी हुई हैं। इन बूंदों को जब मैं अलग अलग करूंगा, इन बूंदों को जब मैं अलग अलग करूंगा, क्या मेरे लाल इसका जो एरिया होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, या फिर समान रहेगा, या फिर समान रहेगा? बताओ मुझे जरा। इस बूंद का, इस बड़ी बूंद में जो छोटी छोटी बूंदें थी उसका एरिया तो इतना ही है, उतनी ही में कवर है। लेकिन जब मैं इन छोटी छोटी बूंदों को अलग अलग करूंगा तो मेरे लाल जो सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि इनका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो इसकी कंडीशन समझ, इसकी कंडीशन समझ। देख देख, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बना रहा हूं, इसका एरिया ये है। तो जब छोटी बूंद में कन्वर्ट करूंगा तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया बढ़ गया। क्लियर। इसकी त्रिज्या आर है तो मैं छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या मान लेता हूँ स्मॉल आर है। इन सभी बूंदों की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर है। सॉरी। अब देखो एक कंडीशन मुझे बताओ, एरिया ज्यादा है। क्लियर। अगर एरिया ज्यादा है तो मेरी सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी, मेरी सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सरफेस एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सरफेस एनर्जी, W बराबर T इंटू डेल ए होता है। इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट करके। तो जो W बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा, वही मैंने बताया है। अगर इन बूंदों का एरिया ज्यादा होता है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी। जब सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। बस यही 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देख मेरे लाल, अगर मैं बड़ी बूंद से छोटी बूंद में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरा वहां पर कंडीशन क्या बनती है, बड़ी से छोटी में बांट दिया। अब देख पहली कंडीशन मेरा एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर एरिया बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा, सरफेस एनर्जी ज्यादा। अगर सरफेस एनर्जी ज्यादा है तो मेरा टेम्परेचर कम होगा। मेरे लाल टेम्परेचर कम होने का जो क्वेश्चन है ना वो बापू लेवल का क्वेश्चन है। मैं बोलना चाहूंगा बापू की पावर 2 का क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है कि बड़ी बूंद को जब छोटी छोटी बूंदों में बांटा जाता है तो उसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बोलो तो घटता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बूंद को जब छोटी बूंदों में बांटेंगे तो छोटी बूंदों का जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। सरफेस एनर्जी बढ़ने के कारण टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो मेरे नाम, अगली कंडीशन समझ। अगली कंडीशन है, अगली नंबर 2 कंडीशन है
कि छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाना, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाना, बड़ी बूंद बनाना। अब देखो, अभी हमने बड़ी से छोटी बनाई थी, अब बनाएंगे हम छोटी से बड़ी। अब बूंदी से लड्डू बनाएंगे, इससे पहले लड्डू से बूंदी बनाई थी। अब देखो, मान मेरे लाल कि ये छोटी छोटी गेंदें हैं, ये छोटी छोटी गेंदें हैं। अगर मेरी ये छोटी छोटी गेंदें हैं, इससे मुझे एक बड़ा लड्डू बनाना है। बोलो तो ये बूंदी है और एक लड्डू है। इसकी रेडियस होती है कैपिटल आर और इनकी जो रेडियस होती है स्मॉल आर। क्लियर? जब मैं छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाऊंगा तब कंडीशन क्या कहती है? तब कंडीशन कहती है, अगर जब मैंने बड़ी से छोटी बनाई थी तो मेरी यहाँ पर एक कंडीशन कह रही थी कि छोटी बूंदों का जो एरिया था वो बढ़ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एरिया बढ़ रहा था तो मेरी वहां पर सरफेस एनर्जी भी बढ़ रही थी। सरफेस एनर्जी बढ़ रही थी तो टेम्परेचर घट रहा था। बिल्कुल, जी हाँ, इतना तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बड़ी बूंद बनाने की, छोटी से बड़ी से। जब छोटी से बड़ी बूंद बनाएंगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट कॉपी पेस्ट करूंगा, बिल्कुल अपोजिट कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा कि जब इसका एरिया बढ़ रहा था तो यहाँ पर इसका एरिया घटेगा मेरे लाल, एरिया घटेगा। कहने का मतलब सरफेस एनर्जी घटेगी, सरफेस एनर्जी घटेगी तो देन जो रिजल्ट मिलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। बस मिल गया बापू। अगर मुझे छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाना है तो टेम्परेचर मेरा बढ़ता है, अगर बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाऊंगा तो टेम्परेचर घटता है। क्लियर हो गया होगा? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं बूंदों को तोड़ना आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से बूंदों को तोड़ते हैं और क्या टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जब n बूंदों को तुम्हें तोड़ना सिखाया जाए, n बूंदों से एक बड़ी बूंद को विभक्त करना बताया जाए। अब देखो यहां पर इतना क्लियर, n बूंदों से एक बड़ी बूंद का निर्माण किया जाए। n बूंदों को यानी कि n बूंदें हमारे पास, उससे हमें बड़ी गेंद यानी कि बड़ी बूंद बनानी है। तो देखो टॉपिक है n बूंदों से बड़ी बूंद का निर्माण। अब समझो मेरे यार, मान लो ये क्या है, हमारे पास छोटी छोटी कितनी बहुत सारी गेंदें हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास n गेंदें हैं। कितनी है? n गेंदें। इनकी रेडियस कितनी होती है? स्मॉल आर। कितनी होती है? स्मॉल आर। इससे मुझे एक बड़ी गेंद बनानी है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अब देख मेरा, जब मैं छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाता हूं तो एक कंडीशन मुझे यहाँ पर मिलती है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व बोलो तो संरक्षित रहता है, बोलो तो संरक्षित रहता है। यानी कि वॉल्यूम बोलो तो आयतन, वॉल्यूम बोलो तो आयतन। जब मैं छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाता हूं तो इनका वॉल्यूम संरक्षित रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब देख मेरे लाल, होता क्या है? नंबर ऑफ गेंद कितनी है? n। नंबर ऑफ गेंद कितनी है? n इनटू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल n। यानी कि वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ले सकता हूं बराबर कैपिटल N। यानी कि बनाना क्या है मुझे? बड़ी गेंद, और बड़ी गेंद का जो मेरा आयतन होगा वो v बिग ले लेता हूं। अब देखना, n मल्टीप्लाई छोटी गेंद का, छोटी बूंद का आयतन। पहले मुझे बता दो, बूंद गोलाकार होती है और गोलाकार यानी कि गोले का आयतन बोलूं तो 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह मैंने n छोटी वाले के लिए स्मॉल r बराबर बड़ी गेंद का 4/3 पाई और r कैपिटल लेंगे, कैपिटल r क्यूब।
4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, एन स्मॉल आर क्यू बराबर आर क्यू। मुझे निकालना किसका, बड़ी गेंद का। किसका, बड़ी गेंद का। तो बड़ी गेंद यानी कि आर क्यू बराबर एन आर क्यू। मैं यहां से जब क्यू को उठाना चाहता हूं तो आर बराबर एन की पावर 1/3 और आर से क्यू हट जाएगा। बस यही मिल गया रिलेशन। बोलो तो बापू रिलेशन, बोलो तो बापू की पावर 4 रिलेशन। यहां से क्वेश्चन पूछता है 99% ये रिलेशन से फॉर्मूला पूछता है। बड़ी गेंद की त्रिज्या पूछ लेता है, बड़ी गेंद की त्रिज्या और छोटी गेंद की त्रिज्या में अनुपात पूछ लेता है, नंबर ऑफ एन दे देगा तुम्हें, नंबर ऑफ एन दे देगा। मान लो नंबर ऑफ एन तुम्हें 64 दे दिए और तुमसे बड़ी गेंद का अनुपात निकाल लिया, R1/R2 निकाल लिया। ये 64 है, 64 की पावर 1/3 है। 8 का क्यू होता है, 8 का मान लो यानी कि 4 चक 16 चक 64 यानी कि 4 का क्यू होता है और इसकी पावर 1/3, 1/3 से 1/3 R1 अनुपात R2 बराबर 4:1। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सरफेस टेंशन ही है। इसमें बचे हुए पार्ट को कल करेंगे और हो सकता है कुछ बचा हुआ पार्ट परसों भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।